कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 और 29 अक्टूबर को आएंगे छत्तीसगढ़। राहुल गांधी फरसगांव, भानुप्रतापपुर और कवर्धा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में वोट करने की कर रहे हैं अपील। विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तीसरे दिन कुल 100 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। आज सबसे अधिक रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 6 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। अब तक 113 उम्मीदवारों ने भरा 164 पत्र। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जेसीपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची कर दी है जारी, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम है शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को धरसींवा से बनाया गया है प्रत्याशी। इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण से कमलेश साहू को दी गई है टिकट। भाजपा जिलाध्यक्ष और जयजयपुर विधानसभा के प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा ने सक्ती के कलेक्टर और एसपी को बताया कांग्रेस का एजेंट। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर चरणदास महंत के बाबू की तरह कलेक्टर और एसपी कर रहे हैं कार्य। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बालोद गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय ने बीजेपी का दामन छोड़ दूसरी बार जेसीसीजे का थामा दामन। जेसीसीजे ने बनाया उन्हें प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच बीजापुर में 20 सालों बाद बड़े पैमाने पर नक्सलियों का दहशत आया नजर। हार्डकोर नक्सली नागेश पदम के एनकाउंटर के विरोध में नक्सली संगठन ने बुलाया है बीजापुर बंद। जिले के सभी दुकानें बंद, बसों के थमे पहिए। रायगढ़ की पूर्व महापौर मधुबाई किन्नर ने जेसीसीजे का थामा दामन। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सागौन बंगले में जनता कांग्रेस के लिए सदस्यता। मधु किन्नर रायगढ़ विधानसभा से लड़ेंगी चुनाव। पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़कर रायगढ़ से भारी मतों से जीत हासिल कर बनी थी महापौर। कवर्धा में 3 साल की मासूम बच्ची से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। दशहरा के दिन गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आरोपी दुर्गेश ने बच्ची को बहला फुसला कर एकांत स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कर रही है तैयारी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अपने 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटकर बताया है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाली। बताया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में दो दर्जन और ऐसे विधायकों का नाम है जिनका नाम कटना लगभग तय है। पहली ही लिस्ट में कांग्रेस ने अपने 11% विधायक को किनारा किया है, यानी उनका नाम काट दिया है। रुद्र गुरु को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान सरकार में सारे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को दोबारा उन्हीं सीटों से मौका दिया गया है। यानी पूरी सरकार को कांग्रेस ने एक तरह से रिपीट ही किया है।
पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने 20 में से 19 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसमें बस्तर संभाग की 12 में से 11 और राजनांदगांव लोकसभा की सभी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इन्हीं सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो चौंकाने वाला हो। केवल राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को उतारकर कांग्रेस ने लगभग सभी को चौंकाया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने उन सभी विधानसभाओं के नाम शामिल किए हैं जहां या तो विरोध नहीं है या फिर आम कार्यकर्ताओं के बीच अपने उम्मीदवार को लेकर एक आम सहमति बन चुकी है। इस सूची में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों के नाम हैं। वहीं इस पूरी सूची में जो सबसे लो प्रोफाइल प्रत्याशी का नाम है उसे सबसे हाई प्रोफाइल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गिरीश देवांगन इस बार डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस की तरफ से यह अब तक का सबसे चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गिरीश देवांगन के तौर पर कांग्रेस ने इस सीट पर गंभीरता बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। शायद कांग्रेस को इस सीट को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी बड़े नाम के बजाय संगठन के नेता को उम्मीदवार बनाकर केवल खानापूर्ति की है। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस ने और भी कमजोर प्रत्याशी देकर राजनांदगांव की इस लड़ाई को एक तरफा बना दिया है। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या गिरीश देवांगन 2008 के उम्मीदवार करुणा शुक्ला की बराबरी कर पाएंगे? जितने वोट करुणा शुक्ला ने हासिल किए थे, क्या उतना गिरीश देवांगन भी हासिल कर पाएंगे? बात करें पिछले चुनाव की तो 2018 में भी कांग्रेस इस सीट से हार गई थी, लेकिन हार का अंतर काफी कम था। इस तरह कांग्रेस ने इस सीट पर काफी मेहनत की थी। उम्मीद थी कि बदलाव के लहर के बीच सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने कांग्रेस की करुणा शुक्ला, जो भाजपा से ही कांग्रेस में आई थी, को करीब 17,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन यह एक तरह से कांग्रेस के लिए जीत के समान ही थी। कांग्रेस उम्मीदवार ने 2018 में इस सीट पर करीब 41% वोट हासिल किए थे, जबकि रमन सिंह को 52% वोट मिले थे। 11% वोटों का अंतर निकटतम चुनाव में पिछले जो था उस कभी नहीं देखा गया। तो क्या गिरीश देवांगन इस अंतर को कम कर पाएंगे या फिर कांग्रेस के लिए भाजपा का अभेद किला बनकर ही रह जाएगा? 2018 के चुनाव में जेसीसी यानी जोगी कांग्रेस प्रत्याशी दीपक यादव को यहां से महज 1% मत ही मिल पाया था। इस तरह तीसरे दल के फैक्टर को पीछे छोड़कर कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। जनता कांग्रेस जोगी यहां कांग्रेस का वोट काट पाने में पूरी तरह नाकाम रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह की घेराबंदी भी तगड़ी थी। 2018 में यहां भाजपा, कांग्रेस और जेसीसी के उम्मीदवारों के अलावा अलग अलग दल और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या नोटा को मिलाकर 31 थी। 2003 के बाद से कांग्रेस के लिए राजनांदगांव की सीट दूर की कौड़ी ही साबित होती रही है। वहीं जब डॉक्टर रमन सिंह ने बतौर सीएम इस सीट को चुना, तब से कांग्रेस का पतन और बढ़ता गया। कांग्रेस को 2013 में इस सीट पर 34.30% वोट मिले थे। इसी तरह 2008 में 34.47% वोट मिले थे।
2003 में कांग्रेस के उदय मुदलियार यहां से विजयी थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लीलाराम भोजवानी को मात दी थी, लेकिन तब भी दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर बेहद मामूली था। भाजपा के लीलाराम को 37.85%, जबकि जो विजयी कैंडिडेट थे, विजयी उम्मीदवार उदय मुदलियार को 34,081 वोटों के साथ करीब 38% वोट हासिल हुए थे। दरभा घाटी हत्याकांड के बाद 2013 में हुए इस चुनाव पर पूरा प्रयास था कि राजनांदगांव में कांग्रेस ने रणनीति के तहत इस घटना में जान गंवाने वाले पूर्व और दिग्गज नेता उदय मुदलियार की पत्नी को टिकट दिया। कांग्रेस ने इस नरसंहार के बाद आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन विपक्ष की यह रणनीति पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के आगे पूरी तरह फेल साबित हुई। अलका मुदलियार के तौर पर कांग्रेस को 2013 में ही हार का मुंह देखना पड़ा। अलका मुदलियार को 50,941 वोट के तौर पर 34.30% वोट मिले, जबकि डॉक्टर रमन सिंह 86,789 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी। डॉक्टर रमन सिंह को इस बार भी 58% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। राजनांदगांव विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास कांग्रेस से शुरू होता है, लेकिन अब यह सीट भाजपा का अभेद किला बन चुका है। 1972 में किशोरीलाल ने इस सीट पर जीत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन इमरजेंसी से उपजे सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस यह सीट नहीं बचा पाई। विधानसभा चुनाव 1977 में जनता दल के ठाकुर दरबार सिंह ने किशोरीलाल शुक्ला को हराकर राजनांदगांव विधानसभा सीट पर अपना कब्जा कायम किया। 1980 में फिर किशोरीलाल शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़कर यहां से विधायक बने। साल 1985 की बात करें तो कांग्रेस के बलबीर खानूजा और 1990 में भाजपा के लीलाराम भोजवानी विधायक चुने गए। 1990 में भाजपा ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उदय मुदलियार की जीत के बाद यह क्रम फिर टूट गया। वहीं 2008 से लगातार डॉक्टर रमन सिंह यहां से जीत रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की है। ओबीसी में भी सबसे ज्यादा साहू, लोधी, यादव और अन्य शामिल हैं। क्षेत्र में जनरल मतदाताओं की संख्या भी बेहतर है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा ओबीसी फैक्टर को लेकर चुनाव ही लड़ा जाता है। बात करें अगर शहरी क्षेत्र की तो यहाँ भी ज्यादातर मतदाता सामान्य और ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। यही जो है यहाँ जीत का अंतर तय करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन होने के बाद गिरीश देवांगन रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कह रहे थे कि जिस तरह भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, यानी पूरे देश में भांजे कहे जाते हैं, उन्हीं तरह वे राजनांदगांव के भांजे हैं। और फिर उन्होंने इशारों पर मुस्कुराते हुए यह कह दिया कि दशहरा नजदीक है। आज चुनाव चालीसा में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जय। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय
को थे आपन के दिन। हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए, न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े है आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को, तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। जब भाजपा, राम केवल भाजपा के ही है। देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दशहरा कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा 17 नवंबर को भ्रष्टाचार और अत्याचार के रावण का करना है दहन। तो वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि किसी व्यक्ति में अगर अहंकार आ जाए तो होता है उसका नाश। साथ ही सीएम ने मतदान में सभी प्रदेशवासियों से की ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील। दंतेवाड़ा के बारसूर ब्लॉक अध्यक्ष अमूलकर नाग को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी छविंद्र कर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा महंगा। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर ब्लॉक अध्यक्ष को जिला कांग्रेस कमेटी ने 6 वर्ष के लिए कर दिया है निलंबित। मुंगेली जिले से जिला पंचायत सभापति और कांग्रेस नेत्री अंबालिका साहू ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में लिया प्रवेश। उन्होंने भाजपा प्रभारी ओम माथुर से दिल्ली में मुलाकात कर भाजपा के लिए सदस्यता। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेत्री ने थामा बीजेपी का दामन। रायपुर के पीटीआई ग्राउंड में दिखे दो रावण, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर हुई बयानबाजी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप प्रत्यारोप। इन सब के बीच जनता को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 23 अक्टूबर तक की स्थिति में 30 करोड़ 52 लाख से ज्यादा की अवैध धन राशि और वस्तुएं की गई है जब्त, जिसमें 8 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि है शामिल। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच की कार्रवाई लगातार है जारी। राजधानी के आजाद चौक थाना क्षेत्र में आचार संहिता के बीच बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला कर 2 महिला समेत 4 लोगों को किया घायल। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मानपुर औंधी मुख्य मार्ग में नक्सलियों ने बैनर टांग कर चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। लगातार दूसरे दिन नक्सली बैनर पर्चे मिलने से इलाके में दहशत का है माहौल। बता दें कि बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या के बाद से लगातार मिल रहे हैं नक्सली पर्चे। सूरजपुर बनारस मुख्य मार्ग पर बस और बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मृतकों की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। भटगांव थाना क्षेत्र की है घटना। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लोरमी विधानसभा में सियासी घमासान हुआ शुरू। जोगी कांग्रेस ने 2 लोगों को जारी किया है बी फार्म। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन होगा पार्टी का प्रत्याशी। दोनों ने ही पार्टी से टिकट मिलने का किया है दावा। अब मनीष त्रिपाठी और सागर सिंह बैस के बीच फंसा हुआ है पेंच। हालांकि जेसीसीजे ने अभी तक अधिकृत प्रत्याशियों की सूची नहीं की है जारी। रायपुर धरसींवा से भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से चल रहे हैं नाराज। उन्होंने धरसींवा या रायपुर उत्तर से चुनाव लड़ने का बनाया था मन। भाजपा से नाराजगी के चलते अपने सोशल मीडिया से उन्होंने हटाया बीजेपी पदनाम। भाजपा ने बची हुई 4 सीटों बेमेतरा, कसडोल, अंबिकापुर और बेलतरा से अपने उम्मीदवारों की कर दी है घोषणा। चारों सीटों पर नए चेहरे को दिया गया है मौका। बेलतरा से भाजपा ने विधायक रजनीश सिंह का टिकट काटकर सुशांत शुक्ला को मैदान में उतारा है। वहीं अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को बनाया गया है उम्मीदवार।
नारायणपुर जिले के कच्चापाल गांव में बीते 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्णतः चुनाव का किया है बहिष्कार। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं 55 से अधिक गांव के ग्रामीण। वहीं ग्रामीण सरकार पर अनदेखी का लगा रहे हैं आरोप और पूर्ण रूप से मतदान नहीं करने की कह रहे हैं बात। बिलासपुर में डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बाद संचालकों ने देवी प्रतिमा विसर्जन की झांकी में डीजे बजाने से कर दिया है इनकार, जिससे नाराज दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने सिटी कोतवाली थाने का किया घेराव। अब डीजे बजाने की छूट नहीं मिली तो लोकल वाद्य यंत्र, ढोल ताशा और बैंड पर झांकी निकालने का लिया गया है निर्णय। बिलासपुर सिम्स की बदहाली और अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में दशहरा पर्व पर छुट्टी के दिन भी हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर की रिपोर्ट और तस्वीरों को देखकर जताई नाराजगी। अधीक्षक डॉक्टर नीरज सेंडे की हुई छुट्टी। सिम्स का निरीक्षण करने के बाद कोर्ट कमिश्नर हाईकोर्ट में देंगे रिपोर्ट। कोरबा जिले में युवक युवती की लाश मिलने से फैली सनसनी। हसदेव नदी में मछली पकड़ने के लिए फेंके गए जाल में युवती की लाश फंसने से मछुआरे के उड़े होश। कोरबी पुलिस चौकी क्षेत्र के चारपारा से 6 महीने पहले घर से तमिलनाडु जाने के लिए निकली थी युवती लीली राज, तो वहीं उर्गा थाना क्षेत्र के कुदुरमाल नहर में मिली युवक की लाश। मृतक मनीष सारथी के परिजन हत्या की जता रहे हैं आशंका। फिलहाल दोनों मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मानसून की रोक के बाद अब छत्तीसगढ़ में ठंड का सिलसिला हुआ शुरू। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में गिरावट का है आसार। तिल्दा में 13.7 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 19.3, बिलासपुर में 18.6, पेंड्रा में 15.4, इसके अलावा राजनांदगांव में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान की गई है दर्ज। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। छत्तीसगढ़ के फिजाओं में ठंडक बढ़ने के साथ साथ चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। दोनों मुख्य दल यानी भाजपा और कांग्रेस ने लगभग सभी जगहों से अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। इस रणभूमि यानी हर एक विधानसभा सीट की हम पड़ताल कर जानने की कोशिश करेंगे उम्मीदवारों का लेखा जोखा। अब की बार हम पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी के विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जिसका प्रतिनिधित्व अब उनकी पत्नी यानी सावित्री मंडावी कर रही है। तो आइए देखते हैं नेताजी का लेखा जोखा। भानुप्रतापपुर विधानसभा को सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। काकती वंश के राजा भानु प्रताप देव के नाम से अपनी पहचान रखने वाला भानुप्रतापपुर जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ रहने वाले आदिवासी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली वन संपदा पर ही गुजर बसर करते हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 1,04,91 है, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 95,186 है। जातिगत समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जनजाति 55% है, तो पिछड़ा वर्ग 30%, अन्य की संख्या लगभग 15% के आसपास है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मनोज मंडावी को 72,520 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी देवलाल दुग्गा को 45,827 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मंडावी ने 26,693 वोटों से पछाड़ते हुए जीत हासिल की थी। 2022 में मनोज मंडावी की हार्ट अटैक से मौत के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी के तौर पर मनोज मंडावी की पत्नी यानी सावित्री मंडावी ने 65,479 मत हासिल किए थे। वहीं बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 44,303 मत मिले थे। इस तरह सावित्री मंडावी ने 21,171 वोटों से जीत हासिल की थी। भानुप्रतापपुर को जिला बनाए जाने की मांग सालों से चलती आ रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों टन लौह अयस्क निकलता है।
जिसे लेकर चलने वाले भारी वाहनों के चपेट में आने से आए दिन मासूमों की मौत होते रहती है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी इसके बाद उपचुनाव 2022 में भी यह मुद्दा काफी गरमाया था। आने वाले चुनाव में भी यह मांग जोर शोर से उठने की बात मतदाता करते हैं। यह मांग शहरी मतदाताओं के बीच अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब है। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीणों की है, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर भानु प्रतापपुर आना जाना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की भी समस्या देखी गई है। खेत के लिए सिंचाई सुविधा नहीं होने से किसान भगवान भरोसे रहते हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन का भी काम नहीं होने की वजह से लोगों को सहज पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पानी के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी पक्की सड़कें मुद्दा तो है ही, जिला बनाने का मुद्दा भी 2030 के चुनाव में जरूर गूंजेगा। भानु प्रताप सीट से मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को कांग्रेस ने इस बार फिर से मैदान में उतारा है। उधर बीजेपी ने गौतम उइके पर दांव लगाई है। लोगों का कहना है कि मनोज मंडावी ऊपर आमजन की जो सिंपैथी है अभी भी कायम है और 2023 के परिणाम भी उपचुनाव के जैसे ही आने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सावित्री मंडावी के लिए यह अच्छी खबर है। यानी कांग्रेस को फिलहाल भानु प्रतापपुर से कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की यह सीट जज की तस बने रहने की संभावना है। तो ये तो था भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट का लेखा जोखा। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। आने वाले अंक में किसी नए विधानसभा को लेकर हम आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक मुझे यानी नवीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार, राम राम। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 और 29 अक्टूबर को आएंगे छत्तीसगढ़। राहुल गांधी फरसगांव, भानु प्रतापपुर और कवर्धा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में वोट करने की कर रहे हैं अपील। विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तीसरे दिन कुल 100 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। आज सबसे अधिक रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 6 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। अब तक 113 उम्मीदवारों ने भरा 164 पत्र।
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जेसीपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची कर दी है जारी, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम है शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को धरसींवा से बनाया गया है प्रत्याशी। इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण से कमलेश साहू को दी गई है टिकट। भाजपा जिलाध्यक्ष और जयजयपुर विधानसभा के प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा ने सक्ती के कलेक्टर और एसपी को बताया कांग्रेस का एजेंट। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर चरण दास महंत के बाबू की तरह कलेक्टर और एसपी कर रहे हैं कार्य। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बालोद गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय ने बीजेपी का दामन छोड़ दूसरी बार जेसीसीजे का थामा दामन। जेसीसीजे ने बनाया उन्हें प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच बीजापुर में 20 सालों बाद बड़े पैमाने पर नक्सलियों का दहशत आया नजर। हार्डकोर नक्सली नागेश पदम के एनकाउंटर के विरोध में नक्सली संगठन ने बुलाया है बीजापुर बंद। जिले के सभी दुकानें बंद, बसों के थमे पहिए। रायगढ़ की पूर्व महापौर मधुबाई किन्नर ने जेसीसीजे का थामा दामन। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सागौन बंगले में जनता कांग्रेस के लिए सदस्यता। मधु किन्नर रायगढ़ विधानसभा से लड़ेंगी चुनाव। पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़कर रायगढ़ से भारी मतों से जीत हासिल कर बनी थी महापौर। कवर्धा में 3 साल की मासूम बच्ची से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। दशहरा के दिन गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आरोपी दुर्गेश ने बच्ची को बहला फुसला कर एकांत स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कर रही है तैयारी। क्या जोगी कांग्रेस और बसपा का गठबंधन नहीं होता तो 2018 में भाजपा 5 सीटों पर सिमट जाती? क्या जोगी कांग्रेस की वजह से भाजपा को इतनी सीटें मिल पाई? जोगी कांग्रेस नहीं होती तो क्या कांग्रेस 80 से भी ज्यादा सीटें जीत जाती? ऐसे कई सवाल हैं जो दिसंबर 2018 से आज तक चले आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो पहले ही जोगी कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताती आ रही है। लेकिन क्या बी टीम ने भाजपा की लाज बचाई या भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई? पहले उन 15 सीटों का समीकरण देखें जो भाजपा ने जीती थी। बात करें रामपुर की, तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों की जब एक से गिनती शुरू होती है तो 20वें नंबर पर सीट है रामपुर। 2018 में इसी नंबर से भाजपा का खाता खुला था। 1 से 19 तक सभी सीटों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर यहां से भाजपा के उम्मीदवार थे। पिछली बार वे श्यामलाल कंवर से हारे थे। इस बार श्यामलाल कंवर तीसरे स्थान पर चले गए। दूसरे स्थान पर जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह राठिया थे। ननकीराम को 65,048 वोट मिले थे
राठिया को 46,873 और श्यामलाल कंवर को 44,261 वोट मिले थे। मुंगेली की बात करें तो यह 27वें नंबर की सीट है। इस बीच क्रमशः कोरबा, कटघोरा, पाली, तानाखार, मारवाही, कोटा और लोरमी की सीटें आती है। ये सभी 6 सीटें कांग्रेस नहीं जीती, बल्कि मारवाही, कोटा और लोरमी में जोगी कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। मुंगेली में पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूनार मोले 60,459 वोटों के साथ पहले नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के राकेश पात्रे और तीसरे नंबर पर जोगी कांग्रेस के चंद्रभार बारमते थे। बारमते कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। पात्रे को 51,982 और बारमते को 32,257 वोट मिले थे। इसी तरह बिल्हा की बात करें तो पूर्व विधानसभा स्पीकर धरमलाल कौशिक के चित परिचित प्रतिद्वंदी सियाराम कौशिक इस बार जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कांग्रेस से राजेश शुक्ला था। धरमलाल को 84,431 वोट मिले, वहीं राजेंद्र शुक्ला को 57,907 और सियाराम को 29,613 वोट मिले थे। बेलतरा की बात करें, बेलतरा बद्रीधन दीवान के स्थान पर भाजपा ने रजनीश सिंह को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने राजेंद्र साहू यानी डब्बू को अनिल टाहा इस बार जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। रजनीश सिंह कांग्रेस के 43,342 वोटों के मुकाबले 59,601 वोट से जीते थे। टाह के पास 38,308 वोट आए थे। मस्तूरी की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर भाजपा के डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि बसपा से था। बांधी को 67,950 वोट मिले। दूसरी तरफ बसपा के जो जयेंद्र सिंह पाटले हैं उनको 53,843 और कांग्रेस के दिलीप लहरिया को 53,843 वोट मिले थे। बात करें अकलतरा विधानसभा सीट की तो भाजपा से सौरभ सिंह यहां चुनाव जीते। इस सीट पर पहले उनके पिता स्वर्गीय धीरेन्द्र सिंह और चचेरे भाई राकेश सिंह विधायक रह चुके हैं। सौरभ सिंह बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। 2018 में उन्हें बसपा के प्रत्याशी ऋचा जोगी ने ही चुनौती दी। सौरभ सिंह बेहद मुकाबले में ऋचा जोगी से 1,854 वोटों से जीते थे। उन्हें 60,502 वोट मिले, जबकि ऋचा जोगी को 58,648 और कांग्रेस के चुन्नीलाल साहू को 27,667 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। यहां बता दें कि ऋचा जोगी पूर्व सीएम अजीत जोगी की बहू है। स्वर्गीय जोगी व डॉक्टर रेणु जोगी ने जोगी कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन ऋचा बसपा के टिकट से चुनाव मैदान में उतरी थी। इसी तरह बात करें जांजगीर चांपा की तो भाजपा के नारायण चंदेल के सामने चित परिचित प्रतिद्वंदी मोतीलाल देवांगन थे। चंदेल को 54,040 वोट मिले, वहीं मोतीलाल देवांगन को 49,852 वोट मिले थे। वहीं बसपा के उम्मीदवार व्यास नारायण कश्यप को 33,505 वोट मिले थे। व्यास नारायण कश्यप अब भाजपा से बागी थे। भाटापारा की बात करें तो यहां भाजपा के शिवरतन शर्मा और कांग्रेस के सुनील महेश्वरी के बीच कड़ा मुकाबला था। शिवरतन को 63,399 वोट मिले थे। जिला पंचायत के सदस्य रहे। महेश्वरी को 51,490 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक चैतराम साहू थे, जो जोगी कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्हें 45,907 वोट मिले थे। रायपुर दक्षिण की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों से यह 91 नंबर की विधानसभा सीट है। यहां से बृजमोहन अग्रवाल जीते। हालांकि इस बार जीत वैसी नहीं थी जैसी हर बार होती थी। जीत का आंकड़ा काफी घट गया था। उनके प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के कन्हैया अग्रवाल। यह दोनों के बीच सीधा मुकाबला था। बृजमोहन अग्रवाल को 77,589 और कन्हैया अग्रवाल को 60,093 वोट मिले थे। बिंद्रा नवागढ़ की बात करें, जहां से भाजपा ने 2018 में जीत हासिल की थी, तो भाजपा से एक बार विधायक रह चुके डमरूधर पुजारी यहां से फिर जीते। उनके मुकाबले कांग्रेस के संजय नेताम थे। तीसरे नंबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ओंकार शाह थे।
चर्चित सुपेबेड़ा क्षेत्र इसी सीट के अंतर्गत आता है, जिसे लेकर पिछली सरकार से लेकर अब तक सवालों के घेरे हैं। यहां पुजारी को 79,619 वोट मिले, कांग्रेस के नेताओं को 69,189 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के शाह को 19,022 वोट मिले थे। कुरुद विधानसभा की बात करें तो तेज तर्रार नेता अजय चंद्राकर के लिए 2018 की जीत आसान नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के बागी नीलम चंद्राकर ने उसके मुश्किलें आसान कर दी। चंद्राकर को 72,922 वोट मिले, निर्दलीय नीलम को 60,605 और कांग्रेस की लक्ष्मीकांता साहू 26,483 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। 2018 में धमतरी में भी भाजपा ने जीत हासिल की थी। यहां भाजपा की इकलौती महिला विधायक रंजना साहू इसी सीट से जीती थी। यहां भाजपा सबसे कम वोट मतलब 464 वोटों से जीत हासिल की थी। 90 सीटों में यह भी सबसे छोटी जीत थी। रंजना को 63,198 वोट मिले थे। तत्कालीन विधायक रहे गुरमुख सिंह वोरा को 62,734 वोट मिले और निर्दलीय आनंद पवार 29,163 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वैशाली नगर की बात करें, यहां से भाजपा के विधारतन भसीन जीते, कांग्रेस के पूर्व विधायक बदरुद्दीन कुरैशी हारे। भसीन को 72,920 और कुरैशी को 54,840 वोट मिले। तीसरे नंबर पर 10,696 वोटों के साथ जोगी कांग्रेस के मनोज कुमार थे। राजनांदगांव की बात करें तो 15 साल से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहां चुनाव मैदान में हैं, इसलिए यह सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी। यही वजह है कि यहां सबकी निगाहें थी, कांग्रेस की भी। रमन के मुकाबले कांग्रेस ने पूर्व पीएम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को मैदान में उतारा था। भाजपा के सांसद, विधायक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां संभालने के बाद शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो गई थी। यहां टक्कर कांटे की थी, क्योंकि भाजपा के तत्कालीन सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर थी और कांग्रेस जीत का रिकॉर्ड बनाने के में ताकत लगा रही थी। यहां से लगभग 17,000 वोटों से रमन सिंह ने जीत हासिल की थी। उन्हें 80,589 वोट मिले थे और करुणा शुक्ला को 63,656। दंतेवाड़ा सीट भी 2018 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। यह दक्षिण की इकलौती सीट थी जहां भाजपा के भीमा मंडावी ने जीत दर्ज की थी। भीमा को 37,990 वोट मिले थे और देवकी कर्मा को 35,818। हालांकि 6 महीने के बाद भीतर ही लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मंडावियों की नक्सलियों ने हत्या कर दी। इसके बाद उपचुनाव में देवकी कर्मा ने यहां से जीत हासिल की थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बसपा का तो अपना वोट शेयर है ही, लेकिन जोगी कांग्रेस के वोट कांग्रेस के ही वोट थे। पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी या उनके साथ गए कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के लिए चुनौती पेश की थी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा को जो 15 सीटें मिली वह जोगी कांग्रेस के कारण ही मिली थी। जोगी कांग्रेस नहीं होती तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती। कुछ सीटों पर भाजपा और कांग्रेस को अपनों से ही नुकसान हुआ। कांग्रेस का वोट कटना भाजपा के लिए लाभदायक हो गया। हालांकि 2018 में कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार कुछ और पहलुओं पर भी गौर करना होगा। 15 साल की सरकार की स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक थी। चुनाव घोषणा पत्र का असर भी चुनाव में साफ देखा गया। तो आज चुनाव चालीसा में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार, राम राम। अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।
दशहरा कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा 17 नवंबर को भ्रष्टाचार और अत्याचार के रावण का करना है दहन। तो वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि किसी व्यक्ति में अगर अहंकार आ जाए तो होता है उसका नाश। साथ ही सीएम ने मतदान में सभी प्रदेश वासियों से की ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील। दंतेवाड़ा के बारसूर ब्लॉक अध्यक्ष अमूलकर नाग को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी छविंद्र कर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा महंगा। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर ब्लॉक अध्यक्ष को जिला कांग्रेस कमेटी ने 6 वर्ष के लिए कर दिया है निलंबित। मुंगेली जिले से जिला पंचायत सभापति और कांग्रेस नेत्री अंबालिका साहू ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में लिया प्रवेश। उन्होंने भाजपा प्रभारी ओम माथुर से दिल्ली में मुलाकात कर भाजपा के लिए सदस्यता। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेत्री ने थामा बीजेपी का दामन। रायपुर के पीटीआई ग्राउंड में दिखे दो रावण, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर हुई बयानबाजी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप प्रत्यारोप। इन सब के बीच जनता को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 23 अक्टूबर तक की स्थिति में 30 करोड़ 52 लाख से ज्यादा की अवैध धनराशि और वस्तुएं की गई है जब्त, जिसमें 8 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि है शामिल। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच की कार्रवाई लगातार है जारी। राजधानी के आजाद चौक थाना क्षेत्र में आचार संहिता के बीच बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला कर 2 महिला समेत 4 लोगों को किया घायल। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मानपुर औंधी मुख्य मार्ग में नक्सलियों ने बैनर टांग कर चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। लगातार दूसरे दिन नक्सली बैनर पर्चे मिलने से इलाके में दहशत का है माहौल। बता दें कि बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या के बाद से लगातार मिल रहे हैं नक्सली पर्चे। सूरजपुर बनारस मुख्य मार्ग पर बस और बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मृतकों की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। भटगांव थाना क्षेत्र की है घटना। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लोरमी विधानसभा में सियासी घमासान हुआ शुरू। जोगी कांग्रेस ने 2 लोगों को जारी किया है बी फार्म। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन होगा पार्टी का प्रत्याशी। दोनों ने ही पार्टी से टिकट मिलने का किया है दावा। अब मनीष त्रिपाठी और सागर सिंह बैस के बीच फंसा हुआ है पेंच। हालांकि जेसीसीजे ने अभी तक अधिकृत प्रत्याशियों की सूची नहीं की है जारी। रायपुर धरसींवा से भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से चल रहे हैं नाराज। उन्होंने धरसींवा या रायपुर उत्तर से चुनाव लड़ने का बनाया था मन। भाजपा से नाराजगी के चलते अपने सोशल मीडिया से उन्होंने हटाया बीजेपी पदनाम। भाजपा ने बची हुई 4 सीटों बेमेतरा, कसडोल, अंबिकापुर और बेलतरा से अपने उम्मीदवारों की कर दी है घोषणा। चारों सीटों पर नए चेहरे को दिया गया है मौका। बेलतरा से भाजपा ने विधायक रजनीश सिंह का टिकट काटकर सुशांत शुक्ला को मैदान में उतारा है। वहीं अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को बनाया गया है उम्मीदवार। नारायणपुर जिले के कच्चापाल गांव में बीते 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्णतः चुनाव का किया है बहिष्कार। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं 55 से अधिक गांव के ग्रामीण। वहीं ग्रामीण सरकार पर अनदेखी का लगा रहे हैं आरोप और पूर्ण रूप से मतदान नहीं करने की कह रहे हैं बात। बिलासपुर में डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बाद संचालकों ने देवी प्रतिमा विसर्जन की झांकी में डीजे बजाने से कर दिया है इनकार, जिससे नाराज दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने सिटी कोतवाली थाने का किया घेराव। अब डीजे बजाने की छूट नहीं मिली तो लोकल वाद्य यंत्र, ढोल ताशा और बैंड पर झांकी निकालने का लिया गया है निर्णय। बिलासपुर सिम्स की बदहाली और अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में दशहरा पर्व पर छुट्टी के दिन भी हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर की रिपोर्ट और तस्वीरों को देखकर जताई नाराजगी। अधीक्षक डॉक्टर नीरज सेंडे की हुई छुट्टी। सिम्स का निरीक्षण करने के बाद कोर्ट कमिश्नर हाईकोर्ट में देंगे रिपोर्ट। कोरबा जिले में युवक युवती की लाश मिलने से फैली सनसनी। हसदेव नदी में मछली पकड़ने के लिए फेंके गए जाल में युवती की लाश फंसने से मछुआरे के उड़े होश।
कोरबी पुलिस चौकी क्षेत्र के चारपारा से 6 महीने पहले घर से तमिलनाडु जाने के लिए निकली थी युवती लिली राज, तो वहीं उरगा थाना क्षेत्र के कुदुरमाल नहर में मिली युवक की लाश। मृतक मनीष सारथी के परिजन हत्या की जता रहे हैं आशंका। फिलहाल दोनों मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मानसून की रोक के बाद अब छत्तीसगढ़ में ठंड का सिलसिला हुआ शुरू। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में गिरावट का है आसार। तिल्दा में 13.7 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 19.3, बिलासपुर में 18.6, पेंड्रा में 15.4, इसके अलावा राजनांदगांव में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान की गई है दर्ज। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर राजा मोरध्वज की नगरी आरंग एक ऐसा नगर है जिसे राजा मोरध्वज की नगरी के रूप में, इतिहास में मंदिरों की राजधानी के रूप में और सियासत में भाजपा के गढ़ के रूप में जाना और पहचाना गया। लेकिन भाजपा के इस गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाती रही और जनता के बीच में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती है। नेताजी का लेखा जोखा में आज बात करेंगे आरंग विधानसभा के बारे में। आरंग विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। आरंग सीट रायपुर जिले का हिस्सा है और अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रायपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस सीट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने जीत दर्ज की थी। उस समय आरंग में कुल 45% वोट पड़े थे। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भारतीय जनता पार्टी के संजय रीडी को 25,077 वोटों से मार्जिन से हराया था। वहीं इस सीट का इतिहास बताता है कि यहाँ दाताओं ने दूसरी पार्टी को मौका दिया है, यानी एक कार्यकाल कांग्रेस तो बीजेपी का दूसरा होता आया है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजय रीडी जीते थे। 48,556 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के गंगूराम मत मिले थे। साल 2008 के विधानसभा चुनाव वर्तमान कांग्रेस सरकार में PHQ मंत्री जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे स्थान पर भाजपा के 2003 में विधायक चुने गए संजय रीडी रहे। इस चुनाव में संजय को कुल 33,318 वोट मिले थे। 2013 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने यह सीट अपने नाम की और नवीन मार्कंडे के नाम जीत की मुहर लगाई, तो 93 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुरु रुद्र कुमार की जगह अपना प्रत्याशी संजय रीडी को 59,900 वोटों से जीतकर करारी शिकस्त दी। उन्होंने करीब 25,077 वोटों की मार्जिन से यह चुनाव जीता था। पिछले साल ही इस विधानसभा सीट में एक बड़ी घटना हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में बन चुके हैं। बतौर विधायक उपचार चुनाव में कुमार डहरिया कांग्रेस पार्टी से विधायक है। डहरिया अब 4 विधानसभा चुनाव लड़े हैं। इनमें से 3 में जीत जबकि 1 में हार का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर डहरिया 2003 में पलारी विधानसभा, फिर 2008 में बिलाईगढ़ और 2018 में आरंग से जीते। 2013 में बिलाईगढ़ गुरु रुद्र कुमार को आरंग के आरक्षित 59,900, संजय रीडी 6 लाख, गंगूराम बघेल कांग्रेस कुल वोट मिले 30,112। 2008 विधानसभा चुनाव में भी आरंग एससी सीट रिजर्व रही, जहां रुद्र कुमार गुरु 17, अन्य 6। आरंग का
जातीय समीकरण पर एक नजर डालें तो अनुसूचित जाति 40%, सामान्य 10%। वर्तमान में मंत्री शिव कुमार डहरिया का दावा है 4 साल में 3 नए नगर पंचायतों का गठन, प्रति विधानसभा में 1000 करोड़ से अधिक के स्थलों का भी विकास जारी है। चंदखुरी मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार हुआ, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, सड़क पानी के अनगिनत काम हुए। वहीं पूर्व विधायक नवीन मरकांडे आरोप लगाते हैं कि आरंग में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई, बिना निविदा काम हुए, घोटाला सरेआम हुआ। भाजपा के पास मुद्दों की कमी नहीं है, कांग्रेस के झूठे वादे जनता को याद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरंग का इतिहास बताता है कि वहां की जनता हर 5 साल में पार्टी को बदल देती है। इस लिहाज से वर्तमान में मंत्री शिव कुमार डहरिया की राह आसान नहीं दिखती। सीट को बचाने कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है। वह 15 साल बनाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 और 29 अक्टूबर को आएंगे छत्तीसगढ़। राहुल गांधी फरसगांव, भानुप्रतापपुर और कवर्धा जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जेसीपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची कर दी है जारी, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम है शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को धरसींवा से बनाया गया है प्रत्याशी। इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण से कमलेश साहू को दी गई है टिकट। भाजपा जिलाध्यक्ष और जयजयपुर विधानसभा के प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा ने गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच बीजापुर में 20 सालों बाद बड़े पैमाने पर नक्सलियों का दहशत आया नजर। हार्डकोर नक्सली नागेश पदम के एनकाउंटर के विरोध में नक्सली संगठन ने बुलाया है बीजापुर बंद। जिले के सभी दुकानें बंद, बसों के थमे पहिए। रायगढ़ की पूर्व महापौर मधुबाई किन्नर ने जेसीसीजे का थामा दामन। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सागौन बंगले में जनता कांग्रेस के लिए सदस्यता। मधु किन्नर रायगढ़ विधानसभा से लड़ेंगी चुनाव। पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़कर रायगढ़ से भारी मतों से जीत हासिल कर बनी थी महापौर। कवर्धा में 3 साल की मासूम बच्ची से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। दशहरा के दिन गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आरोपी दुर्गेश ने बच्ची को बहला फुसलाकर एकांत स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कर रही है तैयारी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी 1 ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा।
आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की। तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2000 प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रतिद्वंदी जीत हुई थी। जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे। इन प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की एक सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि और भाजपा जो 13 में वो एक सीट बढ़कर 39, 13 में वो एक सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। जयपुर से केशव चंद्रा जीते। बसपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में डिप्टी स्पीकर या क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आती रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था। इसका प्रभाव भी दिखता है, लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं
वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना दयावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार। अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दशहरा कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, 17 नवंबर को भ्रष्टाचार और अत्याचार के रावण का करना है दहन। तो वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि किसी व्यक्ति में अगर अहंकार आ जाए तो होता है उसका नाश। साथ ही सीएम ने मतदान में सभी प्रदेशवासियों से की ज्यादा से ज्यादा भाग। दंतेवाड़ा के बारसूर ब्लॉक अध्यक्ष अमूलकर नाग को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी छविंद्र कर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा महंगा। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर ब्लॉक अध्यक्ष को जिला कांग्रेस कमेटी ने 6 वर्ष के लिए कर दिया है निलंबित। मुंगेली जिले से जिला पंचायत सभापति और कांग्रेस नेत्री अंबालिका साहू ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में लिया प्रवेश। उन्होंने भाजपा प्रभारी ओम माथुर से दिल्ली में मुलाकात कर भाजपा की ली सदस्यता। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेत्री ने थामा बीजेपी का दामन। रायपुर के पीटीआई ग्राउंड में दिखे दो रावण, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर हुई बयानबाजी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप प्रत्यारोप। इन सब के बीच जनता को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 23 अक्टूबर तक की स्थिति में 30 करोड़ 52 लाख से ज्यादा की अवैध धन राशि और वस्तुएं की गई है जब्त, जिसमें 8 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि है शामिल। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच की कार्रवाई लगातार है जारी। राजधानी के आजाद चौक थाना क्षेत्र में आचार संहिता के बीच बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला कर 2 महिला समेत 4 लोगों को किया घायल। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार।
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मानपुर औंधी मुख्य मार्ग में नक्सलियों ने बैनर टांग कर चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। लगातार दूसरे दिन नक्सली बैनर पर्चे मिलने से इलाके में दहशत का है माहौल। बता दें कि बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या के बाद से लगातार मिल रहे हैं नक्सली पर्चे। सूरजपुर बनारस मुख्य मार्ग पर बस और बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मृतकों की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। भटगांव थाना क्षेत्र की है घटना। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लोरमी विधानसभा में सियासी घमासान हुआ शुरू। जोगी कांग्रेस ने 2 लोगों को जारी किया है बी फार्म। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन होगा पार्टी का प्रत्याशी। दोनों ने ही पार्टी से टिकट मिलने का किया है दावा। अब मनीष त्रिपाठी और सागर सिंह बैस के बीच फंसा हुआ है पेंच। हालांकि जेसीसीजे ने अभी तक अधिकृत प्रत्याशियों की सूची नहीं की है जारी। रायपुर धरसींवा से भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से चल रहे हैं नाराज। उन्होंने धरसींवा या रायपुर उत्तर से चुनाव लड़ने का बनाया था मन। भाजपा से नाराजगी के चलते अपने सोशल मीडिया से उन्होंने हटाया बीजेपी पदनाम। भाजपा ने बची हुई 4 सीटों बेमेतरा, कसडोल, अंबिकापुर और बेलतरा से अपने उम्मीदवारों की कर दी है घोषणा। चारों सीटों पर नए चेहरे को दिया गया है मौका। बेलतरा से भाजपा ने विधायक रजनीश सिंह का टिकट काटकर सुशांत शुक्ला को मैदान में उतारा है। वहीं अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को बनाया गया है उम्मीदवार। नारायणपुर जिले के कच्चापाल गांव में बीते 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्णतः चुनाव का किया है बहिष्कार। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं 55 से अधिक गांव के ग्रामीण। वहीं ग्रामीण सरकार पर अनदेखी का लगा रहे हैं आरोप और पूर्ण रूप से मतदान नहीं करने की कह रहे हैं बात। बिलासपुर में डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बाद संचालकों ने देवी प्रतिमा विसर्जन की झांकी में डीजे बजाने से कर दिया है इनकार, जिससे नाराज दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने सिटी कोतवाली थाने का किया घेराव। अब डीजे बजाने की छूट नहीं मिली तो लोकल वाद्य यंत्र, ढोल ताशा और बैंड पर झांकी निकालने का लिया गया है निर्णय। बिलासपुर सिम्स की बदहाली और अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में दशहरा पर्व पर छुट्टी के दिन भी हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर की रिपोर्ट और तस्वीरों को देखकर जताई नाराजगी। अधीक्षक डॉक्टर नीरज सेंडे की हुई छुट्टी। सिम्स का निरीक्षण करने के बाद कोर्ट कमिश्नर हाईकोर्ट में देंगे रिपोर्ट। कोरबा जिले में युवक युवती की लाश मिलने से फैली सनसनी। हसदेव नदी में मछली पकड़ने के लिए फेंके गए जाल में युवती की लाश फंसने से मछुआरे के उड़े होश। कोरबी पुलिस चौकी क्षेत्र के 4पारा से 6 महीने पहले घर से तमिलनाडु जाने के लिए निकली थी युवती लीली राज। तो वहीं उर्गा थाना क्षेत्र के कुदुरमाल नहर में मिली युवक की लाश। मृतक मनीष सारथी के परिजन हत्या की जता रहे हैं आशंका। फिलहाल दोनों मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मानसून की रोक के बाद अब छत्तीसगढ़ में ठंड का सिलसिला हुआ शुरू। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में गिरावट का है आसार। तिल्दा में 13.7 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 19.3, बिलासपुर में 18.6, पेंड्रा में 15.4। इसके अलावा राजनांदगांव में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान की गई है दर्ज। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। खबर के उस सबको पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बना रही से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में।
कार्यक्रम नेताजी का लेखा जोखा। तो छत्तीसगढ़ में गर्मी के मौसम के साथ साथ चुनावी मौसम का भी आगाज हो चुका है। अभी चुनाव को लगभग 6 महीने बचे हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा भूपेश सरकार यानी कांग्रेस सरकार को जोर शोर से घेरना शुरू कर दी है। चाहे गौठानों की पोल खोल मुहिम हो, पीएससी का मसला हो, या फिर जो अभी जोरों शोरों से छत्तीसगढ़ में चल रहा है यानी प्रदेश में शराब और कोयले के लेवी के लेकर ईडी की कार्रवाई, जिसमें कई बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं के नाम हैं। कई तो जेल की हवा खा रहे हैं तो कईयों के सर पर तलवार लटक रही है। चुनावी साल होने के कारण ऐसे आरोपों के बीच अपने आप और पार्टी की पॉजिटिव छवि बनाए रखना सीएम भूपेश बघेल के लिए कम चुनौतीपूर्ण तो नहीं होगा। यह तो माना ही जाएगा कि कांग्रेस सरकार ने आते ही अपने आप को छत्तीसगढ़िया सरकार के रूप में पेश किया, जो लोगों के दिलों में कहीं न कहीं घर तो बना ही चुकी है। चाहे छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों की बात हो या यहाँ की संस्कृति को सहेजने संवारने का काम भूपेश बघेल ने बखूबी किया है, जिससे कांग्रेस यानी भूपेश सरकार के प्रति छत्तीसगढ़िया लोगों के मन में कहीं न कहीं पॉजिटिव असर तो डाला ही है। छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा। ऐसे में यहाँ के किसानों का धान 2500 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदकर भूपेश बघेल ने वाहवाही तो बटोरी है। हालांकि इसके पीछे विपक्ष इसके लिए आए दिन कर्ज लेने को लेके निशाना साधते रहे हैं। अब भूपेश बघेल की बात करें तो उनकी महत्वाकांक्षी योजना गरुआ घुरुआ बाड़ी की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब यह योजना शुरू हुई तो देश भर के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि भाई आखिर ये क्या है। धीरे धीरे इस योजना की चर्चा देश भर में होने लगी। राष्ट्रीय स्तर पर कई बार इसे सराहा भी गया, पर जितनी जोर शोर या जिस उद्देश्य को लेकर इसे शुरू किया गया था, आज के हाल में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के 100% विपक्षी पार्टी यानी भाजपा उठाने में सरकार कह रही कि प्रदेश में 10,000 से ज्यादा गौठानों का निर्माण किया गया है। जगहों पर उजाड़ और खंडहर पड़े गौठानों की हालत देख चुनावी साल में अब जनता भी जवाब मांगेगी कि गौठानों के 19 लाख रुपए आखिर कहां गया, और इसका जवाब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही देना होगा, न किसी अधिकारी या न किसी लोकल जनप्रतिनिधियों को। चुनाव में राम के नाम का आड़ लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस सरकार यानी भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में भाजपा से राम नाम का मुद्दा छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे रामगमन वन पथ को लेकर या रामायण पाठ या कौशल्या माता का मंदिर जैसे कई काम करके कम से कम इस चुनाव में भाजपा का जुबान बने भूपेश बघेल सरकार सफल नजर आ रही है। शराबबंदी भी एक ऐसा ही मुद्दा है जिसे लेकर अभी भी कांग्रेस सरकार बैकफुट में नजर आती है, या कहें चुनावी आवेश में आके अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस फंस चुकी है। ऐसा नहीं कि इसके लिए भूपेश सरकार ने कुछ नहीं किया। समिति बनाई, पर वह समिति भी कई सालों के लंबे इंतजार के बाद इस निष्कर्ष में पहुंची कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में शराबबंदी लागू करना टेढ़ी खीर है। इस मुद्दे को भी इस चुनावी साल में खूब भुनाया जाएगा। शराबबंदी तो हुई नहीं, शराब घोटाला जरूर हो गया, जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, जिसने अपने आप को साफ सुथरी सरकार के रूप में पेश करने वाले सीएम भूपेश बघेल के दामन में कहीं न कहीं दाग तो लगेगा ही, जिसे भूपेश बघेल कैसे साफ करते हैं इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। ऐसे भी और कई मुद्दे हैं जिस पर लंबी चर्चा की जा सकती है। खैर, हम यहाँ बात करने आए हैं भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र यानी पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में।
तो आज उसी पे एक नजर डालेंगे कि भूपेश बघेल का अपने क्षेत्र में क्या हाल है। जीत बरकरार रखेंगे या फिर भाजपा उनसे यह सीट छीन सकती है। राजधानी रायपुर से के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक से लगभग 14 किलोमीटर दूर महादेव घाट के खारू नदी को पार करते ही पड़ता है मुख्यमंत्री बघेल यहाँ सीएम बने हैं। तब से पिछले 4.5 वर्षों में यहाँ काफी विकास हुआ है। जैसे ही आप पाटन के अमलेश्वर क्षेत्र में पहुंचेंगे आपको रोड में ही दिख जाएंगे जो पिछले कुछ वर्षों में यहाँ विकास के बदलाव की कहानी बयां कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार यानी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। पहले जमीन के दाम यहाँ जो 8 से 10 लाख रुपए एकड़ हुआ करता था, वो कांग्रेस सरकार आने के बाद जो अमलेश्वर इलाका है वहाँ प्रति एकड़ 40 से 50 लाख रुपए पहुँच गया है। आधुनिक कॉलोनियों के विकास यहाँ से भूमि के दाम तेजी से बढ़े हैं। अब बात करेंगे सीएम के क्षेत्र पाटन में रोजगार की स्थिति की। तो जो खुड़मुड़ा है, मोतीपुर है, सेलूद है, फुंडा और बेठेना जैसे गांव में बदलाव स्पष्ट नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जा रहे हैं जिससे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिल रही है। ग्रामीणों से बात करने में वे कहते हैं कि गांव में जो रूरल इंडस्ट्रीज पार्क खुले हैं उनसे रोजगार के अवसर मिलना शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि जो रोजगार के अवसर मिले हैं तो यहां से निश्चित तौर पे पलायन भी रुका है। खुड़मुड़ा गांव की जिज्ञासा महिला स्व सहायता समूह वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। महिलाएं बताती हैं कि इससे हर महिला को हर माह 12 से 15 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है। रोजगार सृजन का यह श्रेय वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गोठान योजना को देती है। अब बात करें आवागमन परिवहन की तो पाटन विधानसभा क्षेत्र में चाहे झींट हो, जामगांव एम हो, कुम्हारी हो, परसदा हो या अमलेश्वर, खुड़मुड़ा, मोतीपुर, कुरुद्दी, सेलूद, फुंडा, बठेना, तर्री घाट, ठाकुर राइन टोला, लोहरसी, अमेरी, पचपेड़ी, मऊदा और परसदा की बात करें तो सभी गांवों में चकाचक व पुरातत्व को संभालने का काम हो रहा है। गांवों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जोर शोर से काम चल रहा है। आप पाटन इलाके में जाएंगे तो अभी भी आपको कई इलाकों में पक्की सड़कों को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। हालांकि इसको लेके समय समय पर जो विपक्षी पार्टी यानी भाजपा भी आरोप लगाते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जो सड़क बनाने का काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने इलाके यानी पाटन में ही कर रहे हैं। आइए आगे बढ़े इससे पहले पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में एक मोटा मोटी जान लेते हैं। तो बता दें कि उन मतदान का प्रतिशत है उसका ग्राफ जैसे जैसे चुनाव होते गए वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ता गया। तो एक नज़र डाल देते हैं। जैसे 1993 में यहाँ चुनाव प्रतिशत था 65.33। 1998 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ चुनाव प्रतिशत था 65.68। 2003 की बात करें तो 77.79% था चुनाव का रेशियो। 2008 की बात करें तो 78.09% था। 2013 की बात करें तो 81.32%, 32% मतदान की स्थिति थी। 2018 की बात करें तो यह बढ़कर 83.19% हो गई थी। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो लगातार जो मतदाताओं की संख्या है वो लगातार जैसे जैसे चुनाव होते गए वैसे वैसे यहाँ मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती गई, मतलब मतदान का प्रतिशत भी यहाँ बढ़ता गया। आइए अब जानते हैं कि कब कब किसके किसके बीच मुकाबला हुआ और किसने बाजी मारी और कौन चित हुआ।
तो जैसे हम बात करें कि 1993 में भूपेश बघेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने केजूराम जो वर्मा जो बसपा के उम्मीदवार बात करें तो उनको पटकनी दी थी। यहाँ भूपेश बघेल को जो 1993 में 28,537 मत मिले थे, वही जो केजूराम वर्मा जो बसपा के थे प्रत्याशी, उनको 25,163 मत मिले थे। बात करें 1998 विधानसभा चुनाव की तो भूपेश बघेल ही कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उनके जो अगेंस्ट में जो खड़ी हुई थी जो भाजपा की निरुपमा चंद्राकर पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। जीत का दर्ज का आंकड़ा करीब 2,000-2,500 मत था। भूपेश बघेल को तकरीबन 37,758 मत मिले थे 1998 विधानसभा चुनाव में। वही जो विपक्षी पार्टी है निरुपमा चंद्राकर, उनको 35,062 मत ही प्राप्त हुए थे। अब 2003 की बात करें तो 2003 में भी कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में एक रोचक बात यह थी कि जो उनके रिश्ते में चाचा लगते हैं विजय बघेल, वो उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे। राष्ट्रीय राकापा के तरफ से उन्हें टिकट मिली हुई थी। इसमें भी भूपेश बघेल ने दर्ज की थी करीब 7,000 मतों से अपने चाचा के विरुद्ध जीत दर्ज की थी। 2003 की बात करें, भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 44,217 मत मिले थे। वहीं जो उनके चाचा कहे जाते हैं विजय बघेल, उनको 37,308 मत मिले थे। मतलब 2003 में भी भूपेश बघेल ने यहां से जीत हासिल की थी। 2008 में थोड़ा पाला पलटा। जो चाचा हैं कहे जाते हैं भूपेश बघेल के विजय बघेल, उनको बीजेपी से इस बार टिकट मिला 2008 में और उन्होंने इस बार भूपेश बघेल को शिकस्त देने में सफलता हासिल की। 2008 में विजय बघेल जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें लगभग 59,000 मत मिले थे। वहीं जो भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 21,158 मत ही मिले थे। तो 2008 की बात करें तो यहाँ भूपेश बघेल एक बार पराजय का भी सामना करना पड़ा था। उनके चाचा विजय बघेल जो भाजपा से जिन्हें टिकट मिली थी 2008 में, उन्होंने बघेल कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे। इस बार चिर परिचित उनके चाचा ही मैदान में थे, वो भी भाजपा की तरफ से 2013 में। तो भूपेश बघेल ने इस बार जोर आजमाते हुए अपने चाचा को पटकनी दी और तकरीबन 10,000 मतों से उन्हें धूल चढ़ा दी। तो 2013 में जो भूपेश बघेल को मिले थे 68,185 मत मिले थे। वहीं जो विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की तरफ से जो उनके चाचा खड़े हुए थे विजय बघेल, उन्हें 58,842 मत प्राप्त हुए थे। जय हासिल की थी। बता दें कि भूपेश बघेल को 83,810 मत मिले थे 2018 के विधानसभा चुनाव में। वहीं जो भाजपा के प्रत्याशी थे मोतीलाल साहू, उनको 56,685 मत मिले थे। तो 2018 में भी भूपेश बघेल ने यहां पर धूल चटा दी। तो जितने विधानसभा चुनाव में एक बार बस उन्होंने अपने चाचा से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भूपेश बघेल लगातार इस पाटन विधानसभा क्षेत्र में अपना कब्जा बनाए हुए हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में ही अगर 2013 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो यहाँ जो पुरुष मतदाताओं की संख्या है वो तकरीबन 97,982 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 97,543 है। और जो तृतीय वर्ग है, तृतीय लिंग है, ट्रांसजेंडर है, उनकी भी संख्या यहाँ 17 है। इस प्रकार यहाँ जो कुल वोटर हैं वो करीब 1,95,539 वोटर पाया जाए। 2013 की ही बात करें तो वहाँ मतदान का जो प्रतिशत था वो 83.19% यहाँ मतदान का देखा गया 2013 में। भूपेश बघेल के गृह गांव कुरुदडीह की बात करें तो गांव में प्रवेश करते ही यह पता चल जाता है कि यह कोई आम गांव नहीं है, यह मुख्यमंत्री का गांव ही हो सकता है। यहां पर सरकार की सभी योजनाओं को लागू किया गया है। यहां के हर गांव में राजीव मितान क्लब और गोठान समिति बनाई गई है। सभी से राय लेकर ही विकास कार्यों का खाका तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण यहाँ के सरपंच से लेकर अन्य जनप्रतिनिधि काफी सक्रिय हैं। इसलिए विकास साफ तौर पर पाटन विधानसभा क्षेत्र या जो आसपास के गांव है विधानसभा क्षेत्र उसमें हमको देखने को मिल जाता है।
सांकरा में पूजन सामग्री, सांकरा गांव में है जो वहाँ पूजन सामग्री, चुनरी, गुलाल, रोली, चंदन के निर्माण में 300 स्व सहायता समूह की महिलाएं जुटी हुई हैं। इसमें महिलाओं को हर माह 6,000 रुपए से की आमदनी आसानी से हो रही है। वहीं फुंडा गांव की बात करें तो यहाँ तेल पिराई के काम में 150 से 120 से 150 युवा जुटे हुए हैं। केसरा गांव में प्राकृतिक पेंट की इकाई लगाई गई है, जिसमें तकरीबन 1810 लीटर प्राकृतिक पेंट बनाया गया है। मटंग, दरबा, मोखोली, तर्रा और बोरेंदा में बायोप्लाक के माध्यम से मछली पालन किया जा रहा है। पाटन में सामुदायिक बाड़ी, बटेर पालन, मुर्गी पालन, हेचरी यूनिट, गाय पालन और वर्मी खाद उत्पादन में 1194 समूह कार्यरत हैं। इस समूह को अब तक 6 करोड़ 75 लाख रुपए का लाभ हो चुका है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 1239 स्व सहायता समूह को बैंक के माध्यम से 17 करोड़ 38 लाख रुपए का बैंक से कर्ज मिला है, जिससे स्थानीय लोग स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी बाड़ी योजना में 44 स्थानों पर 149 समूह कार्यरत हैं। समूह को सब्जी बेचकर अब तक 62 लाख रुपए से ज्यादा का लाभ हो चुका है। पाटन के 106 गांव में गोठान बने हुए हैं। इनमें वर्मी खाद, सुपर कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है। इसे बेचकर किसान समूह आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। 50% से अधिक गोठान स्वावलंबी हो चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इनकी आय 2 लाख रुपए से ज्यादा है। केसरा के गोठान में अब तक 13 लाख की आय हुई है। तो ये तरह ही जो वहाँ विकास कार्यों की बात, जो वहाँ काम चल रहा है, जो एक होता है मुख्यमंत्री का इलाका होता है, मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र होता है, वहाँ अमूमन हमको विकास कार्यों की सौगात देखी तरह भूपेश बघेल के पाटन इलाकों में भी गांव-गांव में इस तरह के योजनाओं को हम आसानी से दे सकते हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र भूपेश बघेल ने पहला चुनाव 1993 में लड़ा था, जिसमें उनका मुख्य मुकाबला बसपा के केजूराम वर्मा से था। बघेल ने 1998 में चुनाव में भाजपा के निरुपमा चंद्राकर को पटकनी दी थी। राज्य गठन के बाद, या मतलब जब 2001 में जब राज्य गठन हुआ, छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश से पृथक हुआ, उसके बाद 2003 में जो चुनाव हुए, उससे लेकर जो 2013 तक भूपेश बघेल को विजय बघेल ने चुनौती दी। विजय बघेल हैं जो रिश्ते में भूपेश बघेल के चाचा लगते हैं। 2003 में विद्याचरण शुक्ल की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव हारने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए थे। 2008 के चुनाव में उन्होंने अपने भतीजे यानी भूपेश बघेल को 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 2018 के चुनाव में पार्टी ने विजय बघेल की जगह मोतीलाल साहू को, जो मोतीलाल साहू है वो उन्होंने हारने के बाद मुड़कर पाटन की तरफ भी नहीं देखा, ऐसा आरोप वहां के लोग लगाते हैं। वर्तमान में भाजपा के लिए एक सशक्त उम्मीदवार खोजना पाटन विधानसभा क्षेत्र में भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। वैसे रिश्ते में जो चाचा हैं विजय बघेल, इस बार अपने भतीजे से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। मतलब 2023 का चुनाव आना है, उसमें विजय बघेल ने चुनौती दी है कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा क्षेत्र में फिर से धूल चटा सकते हैं। कुल मिलाकर 1993 से लेकर 2018 तक के परिणामों की चर्चा करें तो सीएम भूपेश बघेल अपने चाचा यानी विजय बघेल से पटकनी खा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृहग्राम होने के कारण पाटन की जनता भूपेश बघेल को सर आंखों पर बैठाई हुई है, जिसके पीछे इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों को जोड़कर देखा जा सकता है। फिलहाल भाजपा या किसी अन्य दल के लिए विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस यानी भूपेश बघेल को हरा पाना लगभग असंभव सा दिखता है। कोई बहुत बड़ा ही उलटफेर हुआ तो 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की को यहाँ चुनौती मिल सकती है। नहीं तो यहाँ पर इस क्षेत्र में, पाटन विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल की जीत आसानी से देखी
बघेल 2023 के चुनाव में भी नजर आ रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। पाटन विधानसभा क्षेत्र से 1993 से लगातार पाटन विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बार बस यहाँ पर पटकनी खाई है 2008 में, जो उनके चाचा विजय बघेल ने उन्हें पटकनी दी थी। उसके बाद से लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में वो मतों से, मतलब ज्यादा मतों से ही विजयी होते आए हैं। तो 2023 की जो राह है वो पाटन विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल के लिए आसान दिखती है और उनकी जीत, जो वहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी जीत भी इस बार पक्की होगी। तो भूपेश बघेल के लिए अच्छी खबर पाटन विधानसभा क्षेत्र के, जैसे कि लोगों का विश्वास उन पर अभी भी बरकरार है और उनकी सीट को फिलहाल 2023 में कोई खतरा नहीं है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप और क्या देखना चाहते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो मुझे दी दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ हमारे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय जोहार। में उतरकर जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में वोट करने की कर रहे हैं अपील। में 6 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। अब तक 113 उम्मीदवारों ने भरा 164 पत्र। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जेसीपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची कर दी है जारी, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम है शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को धरसींवा से बनाया गया है प्रत्याशी। इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण से कमलेश साहू को दी गई है टिकट। कांग्रेस का एजेंट, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर चरण छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बालोद गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय ने बीजेपी का दामन छोड़ दूसरी बार जेसीसीजे का थामा दामन। जेसीसीजे ने बनाया उन्हें प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच बीजापुर में 20 सालों बाद बड़े पैमाने पर नक्सलियों का दहशत आया नजर। हार्डकोर नक्सली नागेश पदम के एनकाउंटर के विरोध में नक्सली संगठन ने बुलाया है बीजापुर बंद। जिले के सभी दुकानें बंद, बसों के थमे पहिए। जिले में जनता कांग्रेस के लिए सदस्यता। मधु किन्नर रायगढ़ विधानसभा से लड़ेंगी चुनाव। पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़कर रायगढ़ से भारी मतों से जीत हासिल कर बनी थी महापौर। कवर्धा में 3 साल की मासूम बच्ची से पड़ोसी ने कर रही है तैयारी। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जब का गौठान बना रही से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास।
तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हमनामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हमनाम उतरे थे। हालांकि हमनामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था, यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साहसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हमनामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी
के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम सायसी उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात करें थे जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो उन्हें 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से 1000 प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की 79 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हमनाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हमनाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार। दशहरा कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, 17 नवंबर को भ्रष्टाचार और अत्याचार के रावण का करना है दहन। तो वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि किसी व्यक्ति में अगर अहंकार आ जाए तो होता है उसका नाश। साथ ही सीएम ने मतदान में सभी प्रदेशवासियों से की ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील। दंतेवाड़ा के बारसूर ब्लॉक अध्यक्ष अमूलकर नाग को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी छविंद्र कर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा महंगा। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर ब्लॉक अध्यक्ष को जिला कांग्रेस कमेटी ने 6 वर्ष के लिए कर दिया है निलंबित। मुंगेली जिले से जिला पंचायत सभापति और कांग्रेस नेत्री अंबालिका साहू ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में लिया प्रवेश।
उन्होंने भाजपा प्रभारी ओम माथुर से दिल्ली में मुलाकात कर भाजपा के लिए सदस्यता। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेत्री ने थामा बीजेपी का दामन। रायपुर के पीटीआई ग्राउंड में दिखे दो रावण, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर हुई बयानबाजी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप प्रत्यारोप। इन सब के बीच जनता को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 23 अक्टूबर तक की स्थिति में 30 करोड़ 52 लाख से ज्यादा की अवैध धनराशि और वस्तुएं की गई है जब्त, जिसमें 8 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि है शामिल। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच की कार्रवाई लगातार है जारी। राजधानी के आजाद चौक थाना क्षेत्र में आचार संहिता के बीच बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला कर 2 महिला समेत 4 लोगों को किया घायल। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। बस और बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मृतकों की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। भटगांव थाना क्षेत्र की है घटना। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लोरमी विधानसभा में सियासी घमासान हुआ शुरू। जोगी कांग्रेस ने 2 लोगों को जारी किया है बी फार्म। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन होगा पार्टी का प्रत्याशी। दोनों ने ही पार्टी से टिकट मिलने का किया है दावा। अब मनीष त्रिपाठी और सागर सिंह बैस के बीच फंसा हुआ है पेंच। हालांकि जेसीसीजे ने अभी तक अधिकृत प्रत्याशियों की सूची नहीं की है जारी। रायपुर धरसींवा से भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से चल रहे हैं नाराज। उन्होंने धरसींवा या रायपुर उत्तर से चुनाव लड़ने का बनाया था मन। भाजपा से नाराजगी के चलते अपने सोशल मीडिया से उन्होंने हटाया बीजेपी पर। कसडोल से धनी राम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को बनाया गया है उम्मीदवार। धरने पर बैठे हुए हैं सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्णतः चुनाव का किया है बहिष्कार। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं 55 से अधिक गांव के ग्रामीण। वहीं ग्रामीण सरकार पर अनदेखी का लगा रहे हैं आरोप और पूर्ण रूप से मतदान नहीं करने की कह रहे हैं बात। बिलासपुर में डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बाद संचालकों ने देवी प्रतिमा विसर्जन की झांकी में डीजे बजाने से कर दिया है इनकार, जिससे नाराज दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने सिटी कोतवाली थाने का किया घेराव। अब डीजे बजाने की छूट नहीं मिली तो लोकल वाद्य यंत्र, ढोल ताशा और बैंड पर झांकी निकालने का लिया गया है निर्णय। बिलासपुर सिम्स की बदहाली और अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में दशहरा पर्व पर छुट्टी के दिन भी हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर की रिपोर्ट और तस्वीरों को देखकर जताई नाराजगी। अधीक्षक डॉक्टर नीरज सेंडे की हुई छुट्टी। सिम्स का निरीक्षण करने के बाद कोर्ट कमिश्नर हाईकोर्ट में देंगे रिपोर्ट। कोरबा जिले में युवक युवती की लाश मिलने से फैली सनसनी। हसदेव नदी में मछली पकड़ने के उड़े होश। कोरबी पुलिस चौकी क्षेत्र के 4पारा से 6 महीने पहले घर से तमिलनाडु जाने के लिए निकली थी युवती लिली राज। तो वहीं उर्गा थाना क्षेत्र के कुदुरमाल नहर में मिली युवक की लाश। मृतक मनीष सारथी के परिजन। मानसून की रोक के बाद अब छत्तीसगढ़ में ठंड का सिलसिला हुआ शुरू। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में गिरावट का है आसार। तिल्दा में 13.7 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 19.3, बिलासपुर में 18.6, पेंड्रा में 15.4। इसके अलावा राजनांदगांव में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान की गई है दर्ज। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। खबर के उस सबको पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद में अगर काम अच्छा के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में।
पार्टियों के साथ साथ खुद अपनी पार्टी को चैन से नहीं रहने दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमृतसर की और यहां से चुनकर आए सरगुजा नरेश टीएस बाबा यानी टीएस सिंहदेव यानी त्रिभुवन शरण सिंहदेव की। टीएस सिंहदेव सरगुजा राज परिवार के मुखिया हैं। इन्हें हम हर आम और खास लोग प्यार से बाबा ही कहते हैं। स्वच्छता के मामले में राष्ट्रीय ख्याति अर्जित करने वाले अंबिकापुर शहर के साथ इसका फायदा भी उन्हें हमेशा मिलता रहा। भाजपा भी कमजोर हुई तो इसका प्रमुख कारण टीएस बाबा का बड़ा राजनीतिक कद ही माना जाएगा। बात टीएस बाबा की हो और 2.5 साल वाले फार्मूले की बात न हो तो यह बेमानी सही होगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 2.5 साल वाले मसले की चर्चा लगभग पिछले 4 साल से बनी ही रही। 2018 में बीजेपी को धूल चटाने और कांग्रेस के प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस के सामने सीएम के चेहरे को लेके असमंजस की स्थिति बन गई थी। चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, टीएस बाबा यानी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम के चेहरे के सशक्त दावेदार थे। आलाकमान ने महंत और ताम्रध्वज साहू को तो जैसे तैसे सेट कर लिया, पर मुकाबले में 2 कद्दावर सामने थे, जिनमें से एक का चुनाव करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उस समय जो दिल्ली में मौजूद थे, उनकी माने तो टीएस बाबा के नाम पर के ऊपर लगभग मुहर लग ही चुकी थी। पटाखे और मिठाइयां भी ऑर्डर की जा चुकी थी। बात दिल्ली से सरगुजा तक आग की तरह फैल गई थी। बताया जाता है कि इसी में आलाकमान के पास कुछ फोन की घंटियां इधर से उधर बजने लगी और उसके बाद खेला हो गया। टीएस बाबा की जगह भूपेश बघेल के सर पर ताज रखने की बात सामने आने लगी। बताया जाता है कि उस समय टीएस बाबा और उसके समर्थकों में इसको लेकर भारी गुस्सा था, पर आलाकमान तो ठहरा आलाकमान, उसके फैसले के आगे नतमस्तक होना लाजमी था। बताया जाता है कि बाबा समर्थकों के गुस्से को देखते हुए ही उस समय जो ये 2.5 साल वाले फार्मूले का इजाद हुआ। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर ये 2.5 साल वाला मसला सच है या शिगुफा। पर टीएस बाबा की टीस समय समय पर इसको लेकर अक्सर दिखती आई है, जिसको लेकर लोगों में यह चर्चा बनी हुई है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। आइए पहले देखते हैं टीएस बाबा ने इस मसले को लेकर बीच बीच में क्या क्या बयान दिए थे। मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बनना चाहता हूँ, पहले भी बनना चाहता था। मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूंगा? मुझे लगता है कि मुझमें कुछ सीमित हैं, लेकिन कुछ क्षमताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों के संपर्क में हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूँ। तो अगर मौका मिलता मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। लेकिन ये जो बात है, ये पार्टी के दायरे के अंदर की बात है। मैंने बताया कि हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। जो चरणदास महंत जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश बघेल जी को और टीएस सिंहदेव जी को, 4 लोगों को जब दिल्ली बुलाया गया तो ये बात हुई कि अब मुख्यमंत्री लगता है कि 4 में से बनेगा। अंततः भूपेश बघेल जी का नाम घोषित हुआ। मीडिया में ये चर्चा चलती रही 2.5 साल वाली, वो मीडिया में रह गई। बंद कमरे में क्या हुआ, मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूँ बोलने के लिए, किसी दिन बोलूंगा। अब मैं जानता हूँ, मैंने आंख से देखा, कान से सुना। लेकिन इस बार 75 पार की स्थिति बन रही कांग्रेस, इस बार तब तो फिर जो मुख्यमंत्री हैं वो बनेंगे ना, वो 75 के पार ले जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री आज वो बनेंगे। सरगुजा की क्या स्थिति रहेगी? सरगुजा मतदाता तय करेंगे। धन्यवाद। हाँ, मेरे समझी हैं, हम लोग के अत्यंत आत्मीय संबंध हैं जो हमेशा बने रहेंगे। पहले वो कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो भाजपा में गए, तो बात आती है आपस में भी, कभी कभी बात आती है, महाराज कहाँ आप अभी भी वहाँ हैं कांग्रेस में, देखिए आपके साथ धोखा हो गया, आपको नहीं बनाया मुख्यमंत्री, निर्णय हुआ था वो लागू नहीं हुआ।
वो बात अपनी जगह है। लेकिन मेरा विचार व्यक्तिगत भाजपा के साथ मेल नहीं खाता। वैचारिक कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मेरे समधी हैं। उनके बयान के बाद तो प्रेम और बढ़ जाएगा अगर गुंजाइश है तो, कि उनने मेरे लिए ऐसा सोचा अपने यहाँ। किसके लिए बढ़ेगा प्रेम व्यक्तिगत, कोई पार्टी दूसरी है तो हम लोग तलवार थोड़ा ना चलाएंगे। भाजपा के लोग हैं तो तलवार चलाओ, काटो, भाजपा ही कांग्रेसियों को मारेंगे, कांग्रेसी भाजपा को मारेंगे, ये बेवकूफ़ी है। आप अपने जगह रहिए। मेरे भाजपा के कितने लोगों से अच्छे संबंध हैं, भाजपा के कितने लोगों से कांग्रेस के लोगों के संबंध अच्छे संबंध, वो क्यों नहीं रहने चाहिए? वो सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश एक पृथक होता है। हम लोगों का परिवार 90 साल से करीब 90 साल हो गए होंगे, 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा। राजपाट गया, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं लिया, हम लोग महाराज थे, लिया कांग्रेस पार्टी ने। तो क्या हम लोगों के हित के लिए जिस संगठन को मैंने और परिवार ने हमेशा ये देखा कि कांग्रेस का जो माध्यम है काम करने का लोगों के बीच में, ये हम लोग को स्वीकार्य रहा। कांग्रेस भी हमारी देखभाल करती थी, हम भी कांग्रेस के नाम पे काम करते थे, हम सब मिल के काम करते थे। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा, पर वो अपने जगह की बात है। बावजूद इसके मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो भाजपा में सम्मिलित होने का कभी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत घर के लोग क्या करेंगे मैं नहीं जानता, वो मेरे समधी हैं तो मेरे बच्चे के मेरे भाई क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन तो आपने बाबा को सुना, आपको क्या लगता है एक आम आदमी भी इस तरह के बयान का मतलब आसानी से समझ सकता है? खैर, जब कांग्रेस की सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार के 2.5 साल पूरे होने को थे तो यह मुद्दा काफी उछला था। हालांकि इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल भी मुखर होकर सामने आए थे। भूपेश बघेल ने उस समय साफ साफ कह दिया था कि अगर उन्हें आला कमान के हर फैसला उन्हें मंजूर है, अगर आला कमान कहते हैं तो वे आज के आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। कहा खुद आला कमान से मिलने का समय भी नहीं मिल पाता था। मतलब उसी समय से अब बात बाबा की करें तो सरगुजा इलाके में लोग बाबा को ही अपना अभी भी सीएम मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे राजा साहब यानी बाबा ही हमारे सीएम हैं। कई दफा तो सार्वजनिक मंच से समर्थकों ने यहां तक भी कह दिया कि बहुत हो चुका बाबा, अब तो हो जाए आर या पार, हम आपके साथ हैं। खैर, 2.5 साल वाला मसला तो फिलहाल फुस हो गया, इसकी चर्चा भी अब उतनी नहीं होती। पर हाल फिलहाल में बाबा ने यह कहकर फिर सबको चौंका दिया कि किसी न किसी दिन वे जो बंद कमरे की राज है, जो बंद कमरे में बात हुई थी, उसको अपने समर्थकों के सामने जरूर रखेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या अब वो समय आने वाला है, क्योंकि चुनाव जो आने वाला है। टीएस बाबा हमेशा से कहते रहे कि सीएम बनने की इच्छा हर किसी की होती है। मेरी भी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई। तो कभी चुनाव न लड़ने की बात कहकर सबको चौंकाते नजर आए। फिलहाल बाबा ही जाने मन की बात। इसी बीच हाल फिलहाल अंबिकापुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में जय वीरू की जोड़ी यानी भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ के काका और टीएस सिंहदेव यानी कि छत्तीसगढ़ के बाबा ने मीडिया के सामने गले मिलकर आपसी मनमुटाव को खारिज कर दिया था। आइए पहले उसे देखते हैं। लो भला महाराज, कोई दिक्कत है? ये फैसला हाईकमान का है, सभी मिलकर और हम लोग तो सब जय जी के नेतृत्व हम सब लोग काम कर रहे हैं, सब मिलकर। कुछ बोलिए सरकार, बात बताइए भला। आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए और काम भी कर रहे हैं।
देखिए अब वो एक अलग मांग है जिसके बारे में चर्चा होगी। थैंक यू। सीएम भूपेश बघेल के साथ मनमुटाव की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए फिर सबको चौंकाया बाबा ने सरगुजा संभागीय सम्मेलन के दौरान कहा कि मुझे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही बाकी पार्टियों से भी न्योता आ चुका है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कांग्रेस आगे मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं निभाऊंगा। इसकी बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही होगी, तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी, मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन सही बात है कि सबने संपर्क किया था। तो एक चर्चा राजेश भाई ने छेड़ दी थी कि भाई बाबा ने बोले भाजपा नहीं जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं बोलता तो वो बात आधी सी रह जाती। तो मैंने पूरा खुलासा किया कि सच्चाई है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाया जाने लगा कि क्या अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, सब सेट हो गया है। दूसरी तरफ समर्थक दबे जुबान में कहने लगे कि यह तूफान से पहले की खामोशी है। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा भी इस मसले पे मजे लेने का मौका आखिर भला कहां छोड़ती। आइए सुनते हैं इस मसले भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल और जो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने क्या क्या कहा। अगर वो असली राजा हैं तो उनके साथ में जो कुछ हो रहा है, राजा कभी अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं करता है। ये समझ से बाहर है कि वो अपने अपमान को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, उनकी मजबूरी क्या है। वो जन घोषणा पत्र की समिति के अध्यक्ष रहे हैं और वो स्वयं जब उनसे लोग मिलने जाते तो कहते हैं कि तो राजा की जबान, उनका लोगों को किया हुआ वादा वो पूरा नहीं हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो असमंजस में है। मजबूरी उनकी है कि कांग्रेस में है तो उनको कहना 25 बार ऐसा हुआ है और बाद में जब पार्टी का दबाव पड़ता है तो फिर वो बोल देते हैं नहीं मैं कांग्रेसी हूं। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में वादा खिलाफी कर रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे वो शहरों में संपत्ति का राधा करने की बात हो, चाहे शहर में रहने वाले गरीबों को 2 कमरे के मकान देने की बात हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री आवास लोगों का छीन लिया है इसकी बात हो, और एक 1500 रुपये पेंशन देने के वादे की बात हो, चाहे फिर वो बेरोजगारों को 2500 रुपये भत्ता देने की बात हो, तो ऐसा कोई भी वादा नहीं है जिनको उन्होंने पूरा किया हो। क्योंकि मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव जी के साथ में जो बर्ताव, जो व्यवहार हो रहा है, वो व्यवहार बताता है कि टीएस सिंहदेव जी का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है कि दोबारा सरकार बने। कि कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से और पूरी तरह से अंतरकलह से जूझ रही है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इनका अंतरकलह और ज्यादा बढ़ेगा और कांग्रेस की जो अंदर की लड़ाई है वो चरम सीमा में आएगी और सिर्फ एक सीट पर कई दावेदार नहीं है। वरिष्ठ नेताओं के बीच में उनमें संवादहीनता कि कांग्रेस के अंदर भीतर में कितनी गुटबाजी है और विधानसभा के नजदीक आते ही, चुनाव के नजदीक आते ही ये लावा बन करके फूटेगा। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित था। उस समय भाजपा को कांग्रेस विरोधी, जोगी विरोधी लहर का फायदा भी मिला। तब 37,222 मतों से कमल भान सिंह ने 27 साल लगातार विधायक रहे मदन गोपाल को पराजित किया था।
रमन सरकार के दौरान विधायक बने कमल भान ने 5 वर्ष अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में विकास काम भी करवाया, पर परिसीमन के बाद जब यह सीट सामान्य हुई तो टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। 2008 का यह चुनाव काफी चर्चित रहा। भाजपा के युवा नेता अनुराग सिंहदेव ने कद्दावर टीएस सिंहदेव को मुश्किल में डाल दिया था। टीएस सिंहदेव का जो लोग विरोध करते थे, सारे लोग एक मंच पर आ गए तो ही उन्हें जीत हासिल हुई थी। लेकिन यह जो कम अंतर जीत का है, टीएस बाबा की आंखें खोल दी। उन्होंने विधायक बनने के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अंबिकापुर सहित विधानसभा क्षेत्र के लखनपुर, उदयपुर क्षेत्र में छोटी छोटी चौपाल लगाकर लोगों के सुख दुख में शामिल होकर सबको अपना बना लिया। ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा की कमजोरी का फायदा कांग्रेस ने हमेशा उठाया। विधानसभा ही नहीं, जिला पंचायत या बात कर जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय, नगर निगम अंबिकापुर, सभी चुनाव में कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने लगे। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र जहां गोंड, कंवर, उरांव जनजाति के लोग बहुतायत हैं, उनका झुकाव शुरू से ही कांग्रेस की तरफ रहा है। वैसे घोषणा पत्र समिति की कमान संभालने के बाद प्रदेश में टीएस सिंहदेव की एक अलग पहचान बन गई थी। 2018 में जब बनाए गए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव की प्रदेश स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ने लगी। सरगुजा जिला ही नहीं, पूरे संभाग के लोगों ने टीएस सिंहदेव को भावी मुख्यमंत्री मान लिया था। इस कारण यहां पर विकास के कार्य नहीं हुए। बावजूद इसके अभी भी टीएस सिंहदेव मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद अंबिकापुर के लोगों को बड़े बदलाव की उम्मीद थी। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की नींव भाजपा ने रखी थी और इसे अंजाम तक स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए टीएस सिंहदेव ने पूरा किया। इसका लोकार्पण भी होने ही वाला है, जो सरगुजा ही नहीं, पूरे जो संभाग के लिए एक बड़ी सौगात है। ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे छोटे अस्पतालों को बेहतर बनाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के कारण टीएस सिंहदेव फिलहाल चर्चा में बने हुए हैं और जीतते आ रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि भाजपा में स्थानीय नेतृत्व की कम गुना। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार अनुराग सिंहदेव को महत्व देना भी भाजपा के लिए काफी महंगा पड़ा। गुटबाजी इतनी बढ़ी कि भाजपा के कार्यकर्ता तो टूटे ही, नेताओं में भी आपस में दूरी बढ़ने लगी। प्रदेश में जिस धमाकेदार तरीके से कांग्रेस सत्ता में आई थी, उससे लग रहा था कि सरगुजा का खूब विकास होगा। खासकर अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में काफी उम्मीदें थी, लेकिन लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की राजनीतिक लड़ाई का नुकसान यहाँ के नागरिकों को उठाना पड़ा। सड़कें बनी, पुलिया भी बने, पर रोजगार मूलक कोई बड़े संस्थान विकसित नहीं हो पाए। इस बात का वहां के लोगों में काफी दुख है और नाराजगी भी है। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार भाजपा प्रत्याशी रहे अनुराग सिंहदेव के अनुसार बात करें तो उनका कहना है कि 15 साल से टीएस सिंहदेव विधायक हैं, पर उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ऐसा आरोप लगाते हैं अनुराग सिंहदेव। मंत्री व पंचायत मंत्री का दायित्व इन्हें मिला, पर दोनों विभाग में विकास कार्य नहीं करा सके। स्वास्थ्य मंत्री बने तो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का अध्ययन करने थाईलैंड गए और अब तक उसे लागू नहीं करा पाए। मेडिकल कॉलेज भी भाजपा की सरकार की देन है, ऐसा अनुराग सिंहदेव का कहना है। जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे टीएस सिंहदेव, जो घोषणाएं हुई थी वो पूरी नहीं हो पाई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। पंचायत सचिव नियमित नहीं हुए। अनुराग सिंहदेव ने स्वीकार किया कि मतदाताओं का जो कांग्रेस के प्रति झुकाव है, यहाँ यही भाजपा का लगातार हार का कारण बनता हुआ आया है। जो एकजुटता होनी थी उसका भी अभाव रहा है। आज जाने के लिए कोई सड़क भी नहीं थी। आजादी के बाद कोई जनप्रतिनिधि उस गांव में नहीं पहुंच पाया था। आज वहां पक्की सड़क बन चुकी है,
कई गांव में प्राथमिक और मिडिल स्कूल नहीं थे। कहने को तो यह एक छोटी बात है, पर उस गांव की पूरी करने का जो सुकून मुझे मिला वह कभी बड़े काम से नहीं मिलेगा, ऐसा टीएस बाबा का कहना है। पीएमजीएसवाई की सड़कें हो, टीआई हो, सड़क पुल पुलिया सिंचाई परियोजना का काम हो, अंबिकापुर में कचरा प्रबंधन मॉडल है जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। वन अधिकार पत्र जो सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग को मिलता था, मेरी पहल पर ओबीसी व सामान्य वर्गों को भी मिलना शुरू हुआ, यह उपलब्धि टीएस बाबा गिनाते हैं। टीएस बाबा का कहना है कि सामुदायिक वन अधिकार की पहल उनके कहने पर ही हुई थी। कॉलेज की स्थापना के साथ डॉक्टरों की नियुक्ति, ग्रामीण क्षेत्र में हुए अस्पतालों का बेहतरीकरण हुआ, नवीनीकरण हुआ, इलाज की बेहतर सुविधा मिलने लगी, मेडिकल कॉलेज में केंद्रीकृत से जांच की बड़ी सुविधा मिलने लगी, संभागीय जीएसटी भवन अंबिकापुर में स्थापित हुआ। ऐसा टीएस बाबा अपने बताते हैं कि जो जो उन्होंने कराया। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का जो विस्तार हुआ वो भी एक उपलब्धि अपना गिनाते हैं। 702 नई पंचायत प्रदेश में बनी, ग्रामीणों की मांग पर पंचायत भवनों का निर्माण किया गया। विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी जो घुनघट्टा परियोजना के अंतिम छोर तक पानी लाने करोड़ों रुपए का निर्माण काम हुआ है। अंतिम छोर तक किसानों के लिए पानी पहुंचा, ऐसा बाबा का कहना है। नल जल योजना के काम में तेजी से अभी भी चल रही है। पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में हाई मास्ट लाइट लगाया गया जिससे गांव में एक नया काम दिखा। अंबिकापुर गांधी स्टेडियम का उन्नयन किया गया, इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जो किसी भी जनप्रतिनिधि का काम ईमानदारी से लोगों की सेवा करने का है, न कि काम गिनाने का, ऐसा टीएस बाबा का कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार टीएस बाबा चुनाव मैदान में फिर उतरेंगे, क्योंकि कई दफा उन्होंने खुद चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो कई बार यह भी कहते हुए दिखे हैं कि वे इसको लेकर अपने लोगों, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे और उनका जो भी फैसला होगा वह सर आंखों पर। खैर, तमाम पड़तालों के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि अगर अपनी इसी सीट से बाबा चुनावी मैदान में फिर उतरते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। बाबा के लिए इस सीट को लेकर अच्छी खबर, उन्हें इसे लेकर फिलहाल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं दिख रही है। तो यह तो रही बाबा यानी टीएस सिंहदेव की विधानसभा सीट का मोटा मोटा आंकलन। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में किसी नए विधानसभा क्षेत्र का हाल लेके मैं फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। कार्यक्रम कैसा लगा, सुझाव कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। नमस्कार, जय जोहार। अब छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दशहरा कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, 17 नवंबर को भ्रष्टाचार और अत्याचार के रावण का करना है दहन। तो वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि किसी व्यक्ति में अगर अहंकार आ जाए तो होता है उसका नाश। साथ ही सीएम ने मतदान में सभी प्रदेशवासियों से की ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील। दंतेवाड़ा के बारसूर ब्लॉक अध्यक्ष अमूलकर नाग को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी छविंद्र कर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा महंगा। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर ब्लॉक अध्यक्ष को जिला कांग्रेस कमेटी ने 6 वर्ष के लिए कर दिया है निलंबित। कर भाजपा की ली सदस्यता। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेत्री ने थामा बीजेपी का दामन। रायपुर के पीटीआई ग्राउंड में दिखे दो रावण, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर हुई बयानबाजी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप प्रत्यारोप। इन सब के बीच जनता को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना।
राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 23 अक्टूबर तक की स्थिति में 30 करोड़ 52 लाख से ज्यादा की अवैध धन राशि और वस्तुएं की गई है जब्त, जिसमें 8 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि है शामिल। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच की कार्रवाई लगातार है जारी। राजधानी के आजाद चौक थाना क्षेत्र में आचार संहिता के बीच बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला कर लगातार दूसरे दिन नक्सली बैनर पर्चे मिलने से इलाके में दहशत का है माहौल। बता दें कि बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या के बाद से लगातार मिल रहे हैं नक्सली पर्चे। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मृतकों की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। भटगांव थाना क्षेत्र की है घटना। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लोरमी विधानसभा में सियासी घमासान हुआ शुरू। जोगी कांग्रेस ने 2 लोगों को जारी किया है बी फार्म। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन होगा पार्टी का प्रत्याशी। दोनों ने ही पार्टी से टिकट मिलने का किया है दावा। अब मनीष त्रिपाठी और सागर सिंह बैस के बीच फंसा हुआ है पेल। रायपुर धरसींवा से भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से चल रहे हैं नाराज। उन्होंने धरसींवा या रायपुर उत्तर से चुनाव लड़ने का बनाया था मन। भाजपा से नाराजगी के चलते अपने सोशल मीडिया से उन्होंने हटाया बीजेपी पदनाम। भाजपा ने बची हुई 4 सीटों बेमेतरा, कसडोल, अंबिकापुर और बेलतरा से अपने उम्मीदवारों की कर दी है घोषणा। चारों सीटों पर नए चेहरे को दिया गया है मौका। बेलतरा से भाजपा ने विधायक रजनीश सिंह का टिकट काटकर सुशांत। नारायणपुर जिले के कच्चापाल गांव में बीते 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्णतः चुनाव का किया है बहिष्कार। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं 55 से अधिक गांव के ग्रामीण। वहीं ग्रामीण सरकार पर अनदेखी का लगा रहे हैं आरोप और पूर्ण रूप से मतदान नहीं करने की कह रहे हैं बात। बिलासपुर में डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बाद संचालन की झांकी में डीजे बजाने से कर दिया है इनकार, जिससे नाराज दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने सिटी कोतवाली थाने का किया घेराव। अब डीजे बजा है निर्णय। बिलासपुर सिम्स की बदहाली और अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में दशहरा पर्व पर छुट्टी के दिन भी हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर की रिपोर्ट और तस्वीरों को देखकर जताई नाराजगी। अधीक्षक डॉक्टर नीरज सेठी सिम्स का निरीक्षण करने के बाद कोर्ट कमिश्नर हाईकोर्ट में देंगे रिपोर्ट। मछुआरे के उड़े हुई लिली तक मनीष सारथी के परिजन हत्या की जता रहे हैं आशंका। फिलहाल दोनों मामले की जांच में हुआ शुरू। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में गिरावट का है आसार। तिल्दा में 13.7 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 19.3, बिलासपुर में 18.6, पेंड्रा में 15.4। इसके अलावा राजनांदगांव में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान की गई है दर्ज। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में।